नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम जिस मुद्दे को लेकर आपके समक्ष आए हैं, आपके सामने आए हैं, वो है जम्मू कश्मीर। आज जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, लेकिन कुछ समय पहले वो एक राज्य था, उसको एक राज्य का दर्जा था, लद्दाख भी उसमें शामिल था। लेकिन यूनियन टेरिटरी क्यों बनी, इसको जानने के लिए हमने काफी मंथन किया है, सोच कर रहे हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। तो हम आपको उस समय में लेकर चल रहे हैं जब कश्मीर में थोड़े इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए थे, लोगों में मतभेद हुआ था, और जो लोग उस समय एक नेता बन के उभरना चाहते थे, उनसे हम जानना चाह रहे थे कि उस समय उनकी जहनी सोच क्या थी, वो जम्मू कश्मीर को क्या सोचते हैं, भारत को क्या सोच रहे थे, और पाकिस्तान की तरफ उनका क्या नजरिया था। यही बातें को लेकर जहन में जब आई तो हम उस समय, हाशिम कुरैशी जी हैं जिनकी उम्र इस समय 68 इयर्स है, और उस समय आप अनुमान लगा लें कि जब ये 71 में ये एक चर्चा में आया था, जब इन्होंने एक प्लेन हाईजैक किया था। ये एशिया में पहला प्लेन था जिनको इन्होंने हाईजैक किया था। उस समय निसंदेह एक इनकी नजरिए में आज भी ये गलत कदम है। आज ये होते तो शायद उसकी भर्त्सना करते कि मुझे ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस समय इनके जहन में क्या था, मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं। स्वागत है सर हमारे इस प्रोग्राम में। जी आदाब जी, तमाम लोगों को मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। तो हाशिम जी, मैं आपसे क्या पूछना चाहता हूं, पूछे आप। मैं चाहता हूं कि मैं एक कश्मीर मुद्दे को शुरू से टटोलना चाहता हूं। हमारी कितनी यूनियन गवर्नमेंट्स ने यहाँ पर एक पीस लाने का बहुत प्रयास किए, आज तक जारी ही हैं, लेकिन यहाँ अभी तक अशांति सी ही बनी हुई है। उस दौर में जब आपने प्लेन हाईजैक किया था, तब क्या सोच के प्लेन हाईजैक किया था, क्या था आपके जहन में ऐसा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आप उससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं। जी, ये अपना राज्य था, और जिस वक्त इंडिया पाकिस्तान तकसीम हुआ 14 और 15 अगस्त को, उस वक्त से लेके 22 अक्टूबर तक ये एक ममलिकत थी, एक मुल्क था जम्मू कश्मीर। इसका अपना महाराजा था, महाराजा हरी सिंह, और उन्होंने कोशिश की थी, अपना वजीर आज़म था, उन्होंने कोशिश की थी इंडिया पाकिस्तान से स्टैंड एंड सिटल मुआहदा करने की, कि जैसे मेरी पोजीशन है इसको ऐसे ही कबूल करो जब तक मैं कोई फैसला ना करूं। पाकिस्तान ने इसको मंजूर किया। इंडिया ने कहा जी आप कोई मिनिस्ट्रियल वफद भेजे तो हम जब तक वगैरह, क्योंकि जिन्ना की तशरीह ये थी, और जो अंग्रेज चला गया था उनकी ये तशरीह थी कि चूंकि स्टेट जितनी भी थी उनका मलिका बरतानिया के ताज के साथ एग्रीमेंट था। इंडिया पाकिस्तान ब्रिटिश इंडिया के साथ कोई उनका एग्रीमेंट नहीं था जी। और जिस वक्त ब्रिटिश इंडिया चला जाता है यहाँ से, तो जितनी स्टेटें हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाती है। अब वो इतनी छोटी छोटी, इतनी बीच में थी कि उनसे ये कहा गया कि आप चाहे इंडिया के साथ इलाक़ करें या पाकिस्तान के साथ, या आज़ाद रहना चाहते हैं आज़ाद भी रहे। लेकिन ये देख के कि पब्लिक, इसीलिए हैदराबाद आज़ाद नहीं रह सका क्योंकि हिंदुओं की आबादी ज़्यादा था। इसी तरह मुनावा और ये जो पटौड़ी वाली रियासत वो भी नहीं रही, इसलिए कि रियासत जम्मू और कश्मीर जो महाराजा हरी सिंह था उनकी सोच ये थी कि ये मैं इंडिपेंडेंट रियासत बना दूं। चूँकि चाइना के साथ, उधर से वाप खान पट्टी की ज़रिए अफ़गानिस्तान के साथ, और इधर से इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ, ये सारा कुछ बॉर्डर लगे है, और मैं पुल बनूंगा, मैं जो है ना बफर स्टेट बनूंगा, और ये कंट्री को एक बफर स्टेट बनूंगा। तो अगर मैं पाकिस्तान के साथ किया कि हिंदुस्तान नाराज हो जाएगा, हिंदुस्तान और ये दोनों मुल्क अपनी जगह कोशिशें करते रहे कि ये हमारे साथ आए। इस दौरान जो हमारी गले में जो तोक डालने वाला है ना, जो इस रियासत की जो जिम्मेदार आज जो हो रहा है यहाँ, इसका पाकिस्तान के उस वक्त के हुक्मरान थे। उन्होंने कबायली जमा करके उन्होंने कबायली हमला करवाया,
और सरहदी इलाके जो थे रावलाकोट वगैरह, ये इन लोगों को भी उठाया। वो उन्होंने क्यों किया? महाराजा वो इस पे कब्जा करना चाहते थे। वो समझते थे कि हम कबायली को भेज के ये जो महाराजा की फौज 5,000 या 7,000 थी, इसके जो रियासत के अंदर जो हम बगावत करवा लेंगे और मुसलमान जो है ना ये जल्दी आ जाएंगे। समय जो मेरी समझ में है कि महाराजा हरि सिंह का ज़्यादा ट्रेड पाकिस्तान के साथ ही होता था, वही रास्ता था। और रावी नदी जो इस समय पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच है, वहाँ पुल नहीं होता था। तो महाराजा हरि सिंह ने पुल बनाना जब शुरू किया तो पाकिस्तान को ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद महाराजा हिंदुस्तान के साथ मर्जर करना चाहता है, उनमें विलय होना चाहता है। तो उसको लेते हुए एक जाती थी Exactly. जम्मू से। हाँ। बात तो यही हुआ ना, उन्होंने ये सोचा कि हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान की फौज तो यहाँ थी नहीं, उन्होंने कहा कि ये हम जाके कश्मीर वादी में मुसलमान हैं तो ये भी उठेंगे और हम इसको कब्जा करेंगे। उनका पहले से ही मसला था, उन्होंने जम्मू के लोगों को धोखा दिया। उन्होंने जम्मू से हमला नहीं किया, जबकि जम्मू से एक छोटा सा इलाका ही काटना था। उन्होंने यहाँ से किया और समझते थे मुसलमान एरिया है, इसको कब्जा में करें। यहाँ पे कबायलियों का चूँकि मुनज़्ज़म फोर्स नहीं थी, उन्होंने यहाँ रेप किया, उन्होंने लूटमार की है, उनके ख़िलाफ़ मुसलमान भी हुआ, सिखों की मेरे सरदार भाइयों की ख़वातीन को अगवा किया, हिंदुओं को जो मीरपुर है, जो मुजफ्फराबाद है, जो रावलाकोट है, जो कोटली है, वहाँ से हिंदू को भगाया और या अगवा किया, मारा पीटा। जिसकी वजह से यहाँ पे शेख अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हम है तैयार, हमला और खबरदार, हम है तैयार। यहाँ के लोग मुसलमान उठे, उन्होंने पंडितों की, सिखों की, सबकी हिफाजत की है। यानी हम इतने सेकुलर थे। और जो महाराजा ने हिंदुस्तान से मांगी ना अपना फोर्सेस, उन्होंने कहा हम नहीं दे सकते जब तक आप इलाक न किए। उन्होंने भी ब्लैकमेल किया उस वक्त। उन्होंने बजाय मदद देने के ना इलाक मांग लिया। फिर महाराजा ने इलाक किया 26 अक्टूबर को। उनके पास कोई था ही नहीं बेचारा, उसका तो कोई कसूर, महाराजा का तो कोई कसूर नहीं। ही वाज अ ग्रेट मैन। उसकी अगर उसको देखें ना, उन्होंने कैसे, ठीक है कुछ मजहबी बुनियादों पे कुछ मुसलमान, कुछ वैली वाले, कुछ वगैरह, उनको जुल्म सितम, उस वक्त कौन सी रियासत में जुल्म नहीं होता था। तो ये हम उसको इग्नोर करते। ये शुरू हुआ है मसला। अब फिर पंडित नेहरू की और इन लोगों की गलती ये हुई कि इन्होंने बजाय इसके कि आप अंदाज़ा करें, गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौज थी ही नहीं, न कबायली थी। गिलगित बल्तिस्तान में गिलगित स्काउट जो महाराजा की थी, उन्होंने बगावत की। अगर ये चाहते ये गिलगित बल्तिस्तान भी ले सकते थे। इन्होंने जो सीज़ फायर करवाया ना, उसकी वजह से ये गिलगित बल्तिस्तान और ये सारा इलाका पाकिस्तान के कब्ज़े में आया। और रेस्ट ऑफ हिस्ट्री आपको पता है। हिंदुस्तान चीखता रहा है पीओके मेरा है, मैं आज ले लूँगा, कल एक इंच भी ज़मीन आज तक नहीं ले सका। जब भारतीय आर्मी आई यहाँ पर, उन्होंने कई एरिए थे जो उनको खाली करवाया। तो उस समय उन्होंने पीओके जा सकते थे ना, हाँ। पहुंच ले लिया, नौशहरा हाँ। ब्रिगेडियर उस्मान ने ले लिया। ये मतलब मैं कह सकता हूँ, हिस्ट्री आप उसको देखें ना, अजीब से सवालात जहन में उभरते हैं। वजह क्या हुई हिंदुस्तान फौज आगे न जाने की? क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के पास भी इतनी बड़ी फौज नहीं थी, और पाकिस्तान का जो अंग्रेज़ गवर्नर जनरल या चीफ ऑफ स्टाफ था, वो भी नहीं चाहता था लड़ना खुली वार, और पाकिस्तान भी नहीं दिखाना चाहता था खुली वार। इसीलिए उन्होंने कबायली और वहाँ पे उठा। देखिए ये सारी चीज़ें फिर जाता है सियासत पे। ये उस समय का आपने बताया कि ये कसूर हो गया पाकिस्तान का। उसके बाद हालात ये हुए कि यहाँ पे शेख अब्दुल्ला मशहूर एक फेमस लीडर था। उसने क्या किया कश्मीरियों के साथ, ये अलग मौजू है, लेकिन ही वाज अ फेमस। उसको कश्मीरी लोग पूछते थे। अब उसको वज़ीर आज़म बनाया। अब 53 में उसको वजारत से एक एसपी उसको उतार लेता है। उसके लोगों को बागी बना देते हैं और उसको जेल में डालते हैं, कुद में। अब 11 साल उसको जेल में डाला। यहाँ पे आपने पॉपिट हुकूमतें क्रिएट की है कांग्रेस ने। पहले बख्शी गुलाम मोहम्मद, फिर सादिक, फिर मीर कासिम, फिर एक शमशदीन था, उसको काट कहते दुम्बे को। जो यूनियन गवर्नमेंट थी, इन्होंने यहाँ के आपके नजरिए से नो डेमोक्रेसी। उसकी वजह यह है कि आप देखें मीर कासिम के दौर में यहाँ पे 30 जो सीटें थी असेंबली की,
वो बिला मुकाबला उनके लोगों को अगवा किया, बिला मुकाबला चुन लिए गए। और हिंदुस्तान के लोग जब इसको अपना हिस्सा कहते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी ये नजर नहीं किया कि यहां क्या हो रहा है। उनके इदारे, उनके सारे, हालांकि यहां पे लोगों ने, जयप्रकाश नारायण तक यहां आए, यहां पे लोगों, इलेक्शन जो है ना, यहां पे हमेशा इलेक्शन रिग हुए हैं। इलेक्शन जिस आदमी को एक दफ़ा असेंबली में हो जाए, वो दूसरी दफ़ा अपना नाकाम ही नहीं होना चाहता था। तो यहाँ पे एक आप समझ लें लोगों को जुल्म, जबर। आप एक दो चीज़ें मैं बताऊंगा। एक एनिमी ऑर्डिनेंस 3 है, ये बरतानिया ने बनाया है 42 में, और उसमें ये है कि जो मतलब एनिमी होंगे ना, उनको सजाए मौत होगी और उनको गिरफ्तारी। वो लगाया हुआ है यहाँ पे, महाराजा ने लगाया था 47 में। वो आज तक यहाँ चल रहा है, मेरे ऊपर भी लगा हुआ है कोर्ट में। आई वॉज नॉट बोर्न इन दैट टाइम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुख्य वजह क्या रही यहाँ अशांति की? वही एनिमी एजेंट कानून, जिसको बंद रखना है बगैर किसी मुकदमे के, केस के वगैरह के, एनिमी ऑर्डिनेंस लगा लो। उसकी जमानत भी नहीं है जी। मेरी तो मेडिकल वजह से जमानत हुई है। अच्छा, फिर शेख अब्दुल्ला ने स्मगलों के खिलाफ PSA लगाया, पब्लिक सेफ्टी एक्ट। स्मगलर ये लगड़ी चोर थे। उसी PSA के तहत आज तक वो PSA यहाँ चल रहा है। 2 साल SP या थानेदार को कहते हैं ये वजह बनाओ इसकी, इसने क्या किया। SP मोहर डालता है, DC उस पर कह रहा है इसको 2 साल अंदर रख दो। इस तरह खुलेआम तो नहीं हो सकता। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उस समय की बात मैं आज भी बोल रहा हूँ, आज का भी यही हो रहा है। हम उधर ही रहे तो फिर इस दौर को आज में देखते हैं। मैं उस PSA की बात कर रहा हूँ जो शेख अब्दुल्ला ने बनाया था स्मगलों के खिलाफ। वो जनाब आज तक चल रहे हैं। इस वक्त एक आदमी 22 साल से अंदर है उसी पे, जिस वक्त उसको हाई कोर्ट छोड़ती है ना। मसला ये है हाई कोर्ट छोड़ती भी है उन लोगों को 6 महीने। उसको बाहर हाई कोर्ट से जब निकलता है या जेल से जब वो निकलता है, बाहर निकल के एक और तैयार होता है, उसको दस्तखत करके उसी जगह पे अंदर फिर ले जाते हैं। ये आज हो रहा है यहाँ पे। ये होता रहा है फरूखुल्लाह के दौर में भी, उमर के दौर में भी, महबूबा के दौर में भी, आज गवर्नर के दौर में भी ये हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, देखें, जब डेमोक्रेसी का वादा करेंगे और वो नहीं देंगे। मैं आपको इसमें थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। आपने कहा कि उस समय रेगिंग हुई, इलेक्शंस सेंट्रल गवर्नमेंट के। शेख अब्दुल्ला ने रायशुमारी का, फिर जब वो निकला तो रायशुमारी का शुरू किया। हम लोग छोटे छोटे लोग बच्चे थे, तो जो माहौल होता है, पथराव होता था, हम भी उसमें जाते थे। फिर मोई मुबारक चोरी हुआ, तब भी होता था। शेख उस वक्त भी होता था। गोलियां उस वक्त भी चलती थी, डंडे उस वक्त भी चलते थे। मैं पहले 11 साल की उम्र में पथराव दरगाह करते करते गिरफ्तार हुआ था और मेरी जमानत पे हुआ। 2 साल के बाद जब मुझे पेश किया गया जज के सामने, मैं कहा हाँ मैंने पथराव किया। मतलब मैं जमानत पे चला गया ना, मैं स्कूल जाता था। केस तो यहाँ पे 20-20 साल के जनाब, 2 साल तो वो थे। मेरे ऊपर केस है। मैं 29 दिसंबर 2000 में यहाँ आया हूँ इंडिया। 11 साल में आप जेल में गए? मैं जेल में गया और 2 दिन की बाद जमानत करने के बाद मैं बाहर आया। उसके बाद जब मुझे केस चलाया गया, मैंने मजिस्ट्रेट को कहा हाँ भाई जुवेनाइल मैंने कर, उसने मुझे जुर्माना करके छोड़ दिया। मेरा मकसद है, उस वक्त भी यहाँ पथराव होता था। अच्छा। उस वक्त शेख अब्दुल्ला के कंट्रोल में था, माजरा शुमारी तंजीम थी। वो करते थे कि हम क्या चाहते हैं, रायशुमारी। एंड ऑफ द डे वो रायशुमारी उन्होंने बेच के खा ली, अपना इक़्तिदार ले लिया, सीट ले ली अपने और अपनी औलाद के लिए। तो वो रायशुमारी और वो 20 साल जो लोग मारे गए, उससे पूछा गया सवाल कि ये जो 22 साल आपने किया है, ये क्या किया? उन्होंने, उसके लेफ्टिनेंट ने कहा हमने आवारागर्दी की थी। यानी 22 साल शेख अब्दुल्ला और माज रायशुमारी ने आवारागर्दी में कितने हजार लोग मारे गए, कितने जेलों में गए, कितने यतीम हुए, उसका हिसाब किसी के पास नहीं। उसके बाद जनाब उस दौरान वियतनाम की जंग थी।
इस दौरान फ़लस्तीन का शोर मचा, इस दौरान क्या नाम है इसको, अलजायर आज़ाद हुआ, अफ्रीका के कंट्रीज़ में मतलब जो है ना बंदूक माओ ज़ेडुंग ने कहा कि बंदूक की गोली से आज़ादी निकलती है। तो हम यहाँ नौजवान तड़पते थे। इसी दौरान पाकिस्तान ने यहाँ पे एक अल फतह तंजीम बनाई थी, वो उसका असला पकड़ा गया वगैरह। तो इसी दौरान मकबूल भट्ट जेल से फरार हो गया। मकबूल भट्ट का एंट्री हो जाती है, ये 68 की बात है। तो मैं 15 साल का था। तो वो असल में यहाँ आते हैं पीओके से, यहाँ पे उनका झगड़ा हो जाता है और एक इंस्पेक्टर मार जाता है। उनकी गोली से नहीं, उनके साथ जो गोली था बंदा था, उनको सजाए मौत हो जाती है। वो सेंट्रल जेल में जाते हैं। इस दौरान वो सेंट्रल जेल में फरार होते हैं सुरंग खोद के। 68 में सुरंग खोदते हैं, बीच में ना टनल बना लेते हैं, तो भाग जाते हैं। तो यहाँ पे बड़ा शोर मचा, यहाँ अखबार छप गए, 20,000 उस वक्त 20,000 रुपया इनाम है, ये है वगैरह है। चूँकि मेरे पास जज्बा था, मैं लाल चौक में था, तो मैंने जब देखे तो मैंने अपनी टीम जमा कर दी, लड़के वड़के, हमने जितने पोस्टर थे वो उतारने शुरू हो गए, जो जिस पे मकबूल भट्ट के। हाँ, अच्छा। हमने उतारे कि लोग ना देखें, ये जहन में था। इस दौरान चूंकि मेरे 2 मामू पेशावर में रहते थे, तो मेरी नानी नहीं मिलती थी उनको, मेरी माँ नहीं मिलती थी। तो हमने पासपोर्ट बनाया था उन दिनों, पता नहीं मीर कासिम कौन, उसने कोई सिफारिश की थी कि मेरे बाप के साथ जद्दोजहद करते थे जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे। हमें पासपोर्ट दिए गए, और मेरी नानी को, मेरी माँ को, मेरे भाई को, मेरे बहन को और मुझे। तो हम गंडा सिंह वाला के रास्ते से अपना पाकिस्तान चले गए। यहाँ में एक लीगल डॉक्यूमेंट पासपोर्ट पे। यहाँ में जब गंडा सिंह वाला, चूँकि यहाँ पे इलाक़ पाकिस्तान का जज्बा था, और मेरे वालिद साहब महिउद्दीन कर्रा के साथ था, जिसका तंजीम पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस, जिसका मोटो ही था इलाक़ पाकिस्तान। तो मैं छोटा था, तो पटाखे वगैरह उस वक्त। मैं जब गंडा सिंह वाला पहुंचा तो जज्बात ऐसे थे पाकिस्तान के, तो मैंने जो है ना ज़मीन को चूमा। अच्छा। मैं झुका और ज़मीन को चूमा। एक इंस्पेक्टर देखा मैंने, रेंजर का, पठान था, लंबा था, पाकिस्तान। वो कहता है क्या कर रहे हो? मैं कहा तुझे नहीं पता, ये हमारे लिए मक्का मदीना है, मैं कश्मीर का रहने वाला। तो उसने मुझे कहा, बड़े मतलब मैं नहीं समझा उसने उस वक्त, बाद में समझा। उसने तंजियन कहा, उसने कहा खोचा अंदर जाओ और मक्का मदीना देखो। क्या आप जा ही रहे हो, जाओ अंदर देखो मक्का मदीना। मैं समझा इसने अच्छी तरह से कहा। फिर मैं चला, बाद में मुझे समझ आई कि उसने ये तंज क्यों दिया। वो पठान था और पख्तून था और उसके हालात पाकिस्तान के। मैं जब गया तो वहाँ पे कुदरती तौर पे जब मैंने मकबूल भट्ट की बात की तो मेरे मोहम्मद भाई ने, वो तो पेशावर में ही रहता है। अच्छा। हम उनसे मिलने गए, वो नहीं मिला, तो बहरहाल बाद में वो मुझे मिलने आए, तो उनके साथ फिर स्टोरी शुरू हो गई। उन्होंने मुझे इलाक़ से निकाल के, मेरे लिए नई बात थी, इंडिपेंडेंट सेकुलर मुत्तहिदा जम्मू और कश्मीर। आपका जो ब्रॉटअप हुआ था वो यही वो तो सब मुसलमान की हुई थी। अच्छा। यहाँ पे तो मुसलमान कहते थे अगर मैं मर गया पाकिस्तान बन गया तो मेरी कब्र पे आके कह देना पाकिस्तान बन गया। अच्छा, इस तरह की ये 2 इंतहा पसंदी थी। ओके। एक जो दूसरे मजहब के लोग थे उनकी इंतहा पसंदी हिंदुस्तान था, और जो मुसलमान थे उनकी इंतहा पसंदी पाकिस्तान था। शेख अब्दुल्ला ने कभी भी, ये उस वक्त की लीडरशिप जो है ना, उस वक्त कभी भी इंडिपेंडेंट सेकुलर जम्मू कश्मीर नहीं बोला। वो पहले तो हिंदुस्तान के साथ रहा, नहीं पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ रहा। जब हिंदुस्तान ने जेल में भरा तो उन्होंने रायशुमारी का पटारा निकाल लिया जेब से। रायशुमारी मीन की या हिंदुस्तान या पाकिस्तान, ये ब्लैकमेलिंग था, ब्लैकमेलिंग का एक दौर था। हम क्या चाहते हैं, रायशुमारी क्या है, या तो इंडिया को वोट देना है या पाकिस्तान को। उसने नजरिया खुद मुख्तार का नहीं बोला, वरना वो चौन लाइन की सतह का लीडर था। अच्छा, फिर मैं उधर ही आता हूँ आपके पेशावर में, जब आपको तो वो मकबूल भट्ट मिले। जनाब
वहाँ पे बातचीत हुई, उन्होंने फिर मुझे समझाया। मैंने कहा ना, एक माचिस की डब्बी रखी है टेबल पे, बता रहा था माचिस की डब्बी रखी है। उसने कहा देखो भाई, ये दो आदमियों ने ये तुम्हारी कोठी खाई हुई है, कब्जा किया हुआ है। अब एक हिस्से पे रामलाल ने कब्जा किया, दूसरे ने मोहम्मद खान ने किया। अब तुम अपनी दुनिया को बता रहे हो ये मोहम्मद खान को रहने दो, और ये जो दूसरे हिंदू ने कब्जा किया इसको यहां से निकालो और ये दोनों हिस्से मुसलमान को दे दो। यहाँ तो इतना, चलो इंडियन डेमोक्रेसी में वहाँ पे, यहाँ पे तो इतना इलाक़ का मसला नहीं था, चलो एक हो रही थी मेन स्ट्रीम। आपका ये था मेरे साथ हाशिम कुरैशी जी हैं, हम इन्हीं से बात कर रहे थे जिन्होंने एशिया का पहला प्लेन हाईजैक किया था। लेकिन हमारा मकसद था कि कश्मीर समस्या का हल उनसे पूछना कि उस समय उनके जहन में क्या था और आज क्या था। कुरैशी साहब, मैं आपको सिर्फ यही जानना चाहता हूँ, मैं थोड़ा समय कम है इसलिए आपसे शॉर्टकट में पूछना चाहूँगा, आपने पूरा सफ़र, इस समय आप लगभग 68 ईयर्स के हैं और आप लगभग 11 वर्ष की उम्र में पहली जेल काट चुके हैं, तो कितना अनुभव रहा कि इस समस्या का हल क्या है आपकी नज़र में? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूंगा कि ज़रूरी नहीं होते है कि आपकी जो सोच है ना आपकी ज़िंदगी में कामयाब हो, लेकिन बात यह है कि आपकी सोच, अगर आपने अपने लोगों के साथ और इंसानियत के साथ वफा की है तो आपको ये मुतमईन होना चाहिए आपने सोच अच्छी दी है। हम सोच अच्छी दे रहे हैं, हम उस सोच पे चलने की कोशिश करें जिसमें इंसानों के तकलीफ़ें, इंसानों की दुश्मनी, इंसानों का मरना ये ख़त्म हो जाए। इंसान में क्या यार, कितनी ज़िंदगी है, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल लोगों की, इसमें भी ये आपस में दुश्मनियों में मारे एक दूसरे को, इसको इस गुर्बत में काटे, इलाज के लिए दरबदर हो जाए। मैं ये समझता हूँ, काश इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, चलो जी ये बैठ के कोई फैसला करे, लास्ट फैसला करे। हमें देखे पिछले दिनों, आपको पता है, सीज फायर लाइन पे इधर से गोली मारता था, मरता बेचारा कश्मीरी था, उधर से गोली मारता था, वो न मजहब देखता था, हिंदू भी मरते थे, यहाँ मुसलमान भी मरते थे। मुझे मेरी सोच का, हमारी गवर्नमेंट कहती है कि चाइना क्यों इंटरवीन करे जबकि कश्मीर भारत का अपना आंतरिक मामला है। मैं ये कहता हूँ चाइना भी काबिज है, चाइना ने हमारी जमीन पे कब्जा किया है, जम्मू कश्मीर पे, अक्साई चीन का इतना बड़ा इलाका उसके पास है, उसको निकलना चाहिए यहां से। लेकिन फिर वही बात है, आपके साथ इल्हाक जरूर हुआ है, लेकिन इल्हाक में आप जाके अक़वाम मुत्तहिदा में गए हैं, आपने इस मसले को इंटरनेशनल मसला बनाया है, आपने हमें वादा किया है कि पंडित जवाहर नेहरू के अल्फाज थे कि ये कोई भेड़ बकरियां नहीं है कि हिंदुस्तान या पाकिस्तान इनको हांके, इंडिपेंडेंट कश्मीर भी रख सकते हैं, ये पंडित नेहरू के अल्फाज है। आपकी नज़र में क्या है? मैं ये समझता हूँ जी, इसका एक ही इलाज है, जिससे अगर पाकिस्तानी विड्रा करता है इंडिया के हक में तो ये जंग जारी रहेगी और पाकिस्तान की अना ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के हक में ये विड्रा करता है, इसकी अना नहीं हो सकती है, वो हुकूमत ही नहीं रह सकती है। दूसरी बात है, अगर ये सारे तीनों रियासत जम्मू कश्मीर को इकट्ठे करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, आज तो दुनिया इतनी आसमान पे पहुंची है, एक सिस्टम बनाते हैं, एक बहुत बड़ी कमेटी बनाते हैं माहिरीन की कि इसको कैसे चलाया जाए, इसको कैसे रखा जाए, इसको इसके अवाम को कैसे दिया जाए जिससे हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चाइना की दुश्मनी भी ख़त्म हो जाए। ये कब बन सकता है? देखिए, आज न पाकिस्तान कोई फॉरेन सयाह आता है, न हिंदुस्तान, न कश्मीर। हाशिम साहब, मैं समझ गया, आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक आज़ाद, एक अलग मुल्क बने जिसकी मेडिटेशन सारे करें, पाकिस्तान भी करे, चाइना भी करे और हिंदुस्तान भी करे। लेकिन ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि संभव होगा निकट भविष्य में। लेकिन फिर भी आपसे हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। पौने 200 साल तक यहाँ पे घास का तिनका नहीं। हम ये कहते हैं इस लड़ाई को बचाने के लिए यही एक रास्ता है, कोई और अगर रास्ता है तो वो आप लोग कर लो, हिंदुस्तान पाकिस्तान मिलके। हमारे साथ हाशिम कुरैशी जी, जिनके साथ हमने आज कश्मीर का सल्यूशन निकालने के लिए कुछ चर्चा की थी, लेकिन अभी तक हमारी चर्चा किसी मुकम्मल नतीजे पर नहीं पहुंची है। हम कोशिश करेंगे एक बार और उनसे समय लें और एक बार और उनसे इस चर्चा को आगे कंटिन्यू रखेंगे। फिलहाल
तो अभी यही पर प्रोग्राम हम खत्म करते हैं। अगले प्रोग्राम में एक बार फिर मिलेंगे।